इस फिल्म की शुरुआत होती है सन 2024 से, जहां पर हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को जलता हुआ देखते हैं। दरअसल ये वो वक्त है जब सारी दुनिया में जंगें चल रही हैं और सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिसके बाद ये कहानी जाती है पास्ट यानी गुजरे हुए वक्त में 1988 में। हम एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम थॉमस था। वो अपने एक डिटेक्टिव साथी के साथ एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है छानबीन करने के लिए, जहां ड्राइवर की मौत हो गई होती है। और जब इस ड्राइवर लड़के की गर्दन देखते हैं जिस पर 3 छेद थे, और आज इस शहर में इसी तरह से 2 और लोगों की भी मौत हुई होती है, यानी उनकी गर्दन में भी छेद थे। छानबीन करने के बाद थॉमस अपने साथी के साथ लैब में जाता है, जहाँ डॉक्टरों ने बताता है कि इन तीनों की मौत एक ही तरह से हुई है। और आप ठीक समझे हैं, इन तीनों की मौत की वजह गर्दन पर बने हुए छेद ही हैं। लेकिन अभी तक हम ये पता नहीं लगवा पा रहे कि इन लोगों पर किस चीज़ से हमला किया गया है और उनको किस तरह से मारा गया है। और तभी थॉमस को पता चलता है कि एक क्लब में एक और लड़की पर हमला हुआ है, लेकिन अभी तक वो मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। और फिर थॉमस फौरन अपने एक साथी के साथ उस क्लब में जाता है जहाँ पर पहले से एक डिटेक्टिव मौजूद था, जो थॉमस की वाइफ का भाई था। और अब ये सब मिलकर उस लड़की से पूछताछ करने लगते हैं जिस पर हमला हुआ था। लड़की काफ़ी डरी और घबराई हुई होती है और वो कहती है कि मेरे ऊपर एक लड़की ने हमला किया था, जिसने ब्लू कलर की हुडी पहनी हुई थी और उसके हाथों पर खून भी लगा हुआ था। अभी वो लड़की डिटेक्टिव को ये सब बातें बता ही रही थी कि उसकी गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है और दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो तड़क तड़क कर उसकी मौत हो जाती है। चेक करने पर ये देखते हैं कि उसकी गर्दन पर भी उसी तरह से 3 निशान बने हुए थे। तब इन्हें समझ आ जाती है कि इसको भी उसी लड़की ने मारा है जिसने बाकी 3 लोगों को मारा है। फिर उसके बाद ये हर उस लड़की को गिरफ्तार कर लेते हैं जिसने ब्लू कलर की हुडी पहनी होती है और उनसे पूछताछ करते हैं। और जब थॉमस अपने साथी के साथ वहाँ से जा रहा होता है तो तभी उनके सामने ब्लू कलर की हुडी वाली वही लड़की आ जाती है जो कि अपना मुंह छुपाए फिर रही थी। और जब वो पुलिस को देखती है तो वो फौरन से भागना शुरू कर देती है। थॉमस भी अपने साथी के साथ उसके पीछे भागता है और उसका पीछा करने लगता है। और वो लड़की भागते भागते एक मेट्रो स्टेशन पर आ जाती है। थॉमस के साथी उसको देख लेता है और वो उसके करीब होकर उसको पकड़ भी लेता है, लेकिन वो खुद को छुड़वाते हुए उसे एक बोर्ड में दे मारती है, जिसकी वजह से उसका एक पैर भी टूट जाता है। और फिर यहाँ पर थॉमस भी पहुँच जाता है, जो उस लड़की को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी हमें उस लड़की का नाम पता चलता है। उसका नाम रियाया था और वो थॉमस को बताती है कि तुम्हारी बीवी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। और वो उसे बताती कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा होगी, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी बीवी की मौत हो जाएगी। थॉमस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसको पकड़ने के लिए झपट पड़ता है, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान हाथापाई होती है। थॉमस ने रियाया का पैर पकड़ लिया था, लेकिन वो बड़ी चालाकी के साथ थॉमस की हथकड़ी से उसी को बांध देती है। और रियाया जब वहां से जाने लगती है तो थॉमस के हाथ में उसका वही हथियार लग जाता है जिसके साथ उसने सभी लोगों को मारा था। और थॉमस उसी वेपन से उसको स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो चलती हुई रेलगाड़ी के आगे गिरती है और रेलगाड़ी उसको उड़ाकर ले जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद थॉमस सुकून का सांस लेता है, क्योंकि उसने केस को हल कर लिया था। और जब वो बाहर आता है तो उसके साथियों से बताते हैं कि उसकी वाइफ को हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया है, क्योंकि उसके बच्चा पैदा होने वाला है। और वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसको बताया जाता है कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है। यही बात उसको रियाया ने बताई थी, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो समझता है कि ये महज एक इत्तेफाक है। फिर पुलिस ऑफिसर थॉमस को बताता है कि वो लड़की रियाया जिसकी मौत हो गई है, उसके बाजू में से एक गोली मिली है, जिसका मतलब था कि उसको गोली मारी गई थी। लेकिन थॉमस इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो बहुत खुश था, आज उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी। और तभी एक डॉक्टर परेशानी की हालत में आकर थॉमस को बताता है कि तुम्हारी वाइफ की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से अफसोस कि हम उसको बचा नहीं सके और उसकी मौत हो गई है। आई एम सॉरी, हम तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा सके। ये सब जानकर थॉमस टूट जाता है। वो दुखी तो था ही, लेकिन हैरान भी, क्योंकि रियाया ने भी उसे यही कहा था, जिसका मतलब था कि वो थॉमस को फ्यूचर यानी उसका आने वाला वक्त बता रही थी। और यही सवाल बार बार उसके ज़हन में चलता रहता है कि आखिर उसको इस बात का कैसे पता चला। और इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन थॉमस को आज तक इस बात का जवाब पता नहीं चला। थॉमस की बेटी अब बड़ी होकर 9 साल की हो गई है, यानी कि आज उसका बर्थडे था। और क्योंकि आज ही के दिन उसकी वाइफ की मौत हुई थी, तो इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पहले ही से किसी ने फूल रखे हुए थे। वो समझता है कि उसके किसी डिटेक्टिव साथी या उसकी वाइफ के भाई ने रखे होंगे। और जब वो फ़ोन करके उन दोनों से इस बारे में पूछता है तो उन दोनों में से किसी ने भी ये फूल नहीं रखे होते। और थॉमस सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये किसने रखे होंगे। और तभी उसको एक कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि शहर में एक खून हुआ है, जो बिल्कुल वैसे हुआ जैसा कि आज से 9 साल पहले 1988 में उन 4 लोगों का हुआ था। हादसे वाली जगह पर जाकर वो कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करता है, जिसमें वो नीले रंग की हुडी वाली एक लड़की को देखता है, जो कि बिल्कुल रियाया के जैसी थी। जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि 9 साल पहले तो उस लड़की की मौत हो गई थी, जिससे सब लोग उसे समझाते हैं कि हो सकता है इस लड़की ने जानबूझकर नीले रंग की हुडी पहनी हो ताकि वो हम लोगों को गुमराह कर सके। थॉमस को शक होता है, जिस पर वो रियाया की 9 साल पहले वाली फाइल को दोबारा से खोलता है, जिसके अंदर से उसे एक चाबी मिलती है, जिसकी जांच के लिए उसे अपने एक साथी को दे देता है। और तभी उसे पता चलता है कि एयरपोर्ट पर एक और लड़की का कत्ल हो गया है। और जब ये अपने साथी के साथ वहाँ पर पहुँचता है तो ये देखता है कि उसकी गर्दन पर भी उसी तरह से छेद थे, जिससे थॉमस को समझ लग जाती है कि ये खूनी जो कोई भी है सब लोगों को एक ही तरीके से मार रहा है।
जो कि 9 साल पहले हुए कत्लों के जैसा है। और साथ ही उसे पता चलता है कि जिस लड़की का खून हुआ है उसके पास एक राइटर की एक किताब थी, और अब तक जितने भी लोगों का खून हुआ है उन सभी लोगों के पास से इसी तरह की किताब मिली है। थॉमस के ज़हन में बहुत सारे सवालात उठ रहे थे जिनका जवाब उसके पास नहीं था, और जो चाबी उसने जांच के लिए दी थी उसे पता चलता है कि ये चाबी किसी जहाज़ की है जिसको 1 साल पहले ही बनाया गया है। और अब ये जानकर थॉमस और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि अगर 1 साल पहले इस जहाज़ को बनाया गया है तो 9 साल पहले ये चाबी रियाया के पास किस तरह से आ गई। अब थॉमस से मिलने एक साइंटिस्ट आते हैं जो कि डॉक्टर भी थे। वो उन्हें बताते हैं कि हर 9 साल के बाद रेड वन होता है, यानी जब चांद ग्रहण लगता है उस वक्त एक ऐसा पल भी आता है जब हम पास में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, वक्त में सफ़र करके हम गुजरे हुए वक्त में जा सकते हैं। उसके लिए मैंने एक मशीन भी बनाई है। लेकिन थॉमस और उसके साथी को डॉक्टर की बातें बेकार लगती हैं और उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से डॉक्टर भी मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। थॉमस अपने साथी के साथ अब उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो जहाज़ खड़ा था जिसकी चाबी उनको मिली थी। थॉमस अकेला वहाँ से आगे जाता है, तब अचानक उसके सामने रियाया आ जाती है और उस पर गन पॉइंट कर लेती है। थॉमस उसको देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी मौत हुई थी, और अब वो जिंदा कैसे है, और तो और उसकी उम्र भी नहीं बड़ी थी। रियाया भी थॉमस को कुछ बताना ही वाली होती है कि उसका साथी अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से अचानक वो पलटती है तो उसकी गन चल जाती है और थॉमस के साथी की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिसकी वजह से रियाया थॉमस को लेकर जहाज़ में बैठ जाती है। उड़ान भरते हुए वो थॉमस से कहती कि मुझे पता है तुम मुझे देखकर हैरान हो रहे हो, क्योंकि मैं बार बार टाइम ट्रैवल करके वापस आती हूँ, और ऐसा मैं इसलिए करती हूँ ताकि फ्यूचर की दुनिया को मैं ठीक कर सकूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा ना किया तो फ्यूचर में सब कुछ बदल जाएगा, हर चीज़ तबाह हो जाएगी, और मैं सिर्फ चांद ग्रहण की रात को ही टाइम ट्रैवल कर सकती हूँ। जिस पर थॉमस सोचने लगता है कि ये थ्योरी तो मुझे डॉक्टर ने बताई थी। आगे कुछ बोलने से पहले अचानक रियाया थॉमस को धिक्का देकर नीचे पानी में गिरा देती है, और थॉमस जैसे तैसे पानी से बाहर आ जाता है। अगली सुबह पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और उन्हें जांच करने पर जहाज़ के टुकड़े मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि जहाज़ तबाह हो गया था। लेकिन उस लड़की रियाया का कोई अता पता नहीं था, जिस पर थॉमस पुलिस को बता ही देता है कि उस लड़की ने मुझसे बात की और वो टाइम ट्रैवल करके बार बार पास्ट में आ रही है। लेकिन ज़ाहिर है उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। उसके बाद हमें 2006 का वक्त दिखाया जाता है, यानी 9 साल और गुजर चुके हैं, जहाँ थॉमस की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई होती है, यहाँ तक कि उसने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी है। अब वो हमेशा चांद ग्रहण से मुतल्लक ही पढ़ता रहता है, और काफ़ी अरसे से उसे साइंटिस्ट डॉक्टर भी नहीं मिला। उसकी बेटी अब बड़ी हो गई है जो अपनी मॉम के भाई के साथ रहती है। अब थॉमस को पता चलता है 1988 में एक और कत्ल भी हुआ था, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट इनके पास नहीं आई थी। थॉमस उसकी कब्र पर जाता है और उसकी कब्र को खोदकर वो उसके स्केलेटन को चेक करता है। उस स्केलेटन की गर्दन पर भी उसी तरह से छेद थे, यानी ये भी रियाया के हाथों ही मारा गया था। जिस पर वो अगले दिन राइटर के घर जाकर उसकी वाइफ से मिलता है। उसकी वाइफ थॉमस को बताती है कि मेरे हस्बैंड मरने से पहले एक ग्रुप को चलाया करते थे और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। अब कुछ पेपर पढ़ने पर थॉमस को पता चलता है कि इस राइटर का ताल्लुक हर उस शख्स से है जिसकी मौत 1988 और 1997 को हुई, और साथ ही उसे पता चलता है कि इस राइटर की एक दोस्त अब भी जिंदा है जो कि उस ग्रुप को चलाती है। और ये सब जानने के बाद थॉमस उसको मिलने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो जान गया था कि अगली मरने की बारी अब राइटर की इस दोस्त की है, यानी अब रियाया इसको मारने के लिए आएगी। थॉमस राइटर के उस दोस्त के घर पहुंच तो गया था, लेकिन उसने ज़रा देर कर दी थी क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। फिर थॉमस की नज़र रियाया पर पड़ती है जो कि वहाँ से भाग रही होती है। थॉमस उसका पीछा करता है और उस पर गोली चलाता है। एक गोली रियाया के हाथ पर भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो भाग जाती है और थॉमस उसका पीछा करता है और वो देखता है कि रियाया समुद्र के किनारे बने एक बड़े से पाइप के अंदर चली गई है, और थॉमस भी पाइप के अंदर घुस जाता है। जब उस पार जाता है तो उसे टाइम मशीन दिखती है जिसके अंदर रियाया बैठ चुकी थी। मशीन के अंदर तेजी से पानी भरने लगता है, फिर एक तेज रोशनी के साथ टाइम मशीन वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल वो फिर से टाइम ट्रेवल करके 1988 में आ जाएगी, जहाँ पर थॉमस की वजह से उसकी मौत हुई थी, जिसका सबूत यह है कि उसकी लाश में से वो गोली मिली थी जो कि अब 2006 में थॉमस ने उसको मारी थी, और जिसके बारे में ऑफिसर ने थॉमस को उस वक्त बताया था जब उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी। अब थॉमस को सारी बात समझ में आ गई थी और फिर यहाँ पर पुलिस आ जाती है। थॉमस उनको बहुत समझाता है, लेकिन एक तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और दूसरा उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, क्योंकि पुलिस समझती है कि राइटर की दोस्त को इसी ने मारा है। और फिर हमें 2015 का वक्त दिखाया जाता है, यानी 9 साल और गुजर चुके हैं और थॉमस अब भी इस अजीब से केस को हल करने के लिए लगा हुआ है। वो हमेशा उसी पाइप के बाहर रहता है जिसके अंदर से रियाया टाइम ट्रेवल करके गई थी, और आज चांद ग्रहण की रात थी। तो थॉमस को पूरा यकीन होता है कि रियाया यहाँ पर जरूर आएगी। हालांकि आज उसकी बेटी के यहाँ बच्चा भी पैदा होने वाला था। वो वहाँ नहीं गया था और वो रियाया को पकड़ना चाहता था, क्योंकि सालों से उसके ज़हन के अंदर जो सवाल चल रहे थे वो उनका जवाब चाहता था। और फिर वो वक्त आ जाता है जब टाइम मशीन वहाँ पर आकर गिरती है और रियाया पाइप के अंदर से बाहर निकलती है और थॉमस उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। और फिर थॉमस उससे पूछता है कि बताओ तुम कौन हो, आज तुम्हें बताना ही होगा। और वो उसे बताती है कि मैं रियाया हूँ, आपकी नवासी। मैं बार बार टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर आ रही हूँ और ऐसा करने के लिए मुझे आपने ही कहा था।
साल 2024 से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, जहां पर दुनिया जल रही है, तबाह हो रही है, क्योंकि दुनिया में जंगें छिड़ी हुई हैं। और ऐसा उस राइटर की किताब से हुआ है जो उसने 1988 में लिखी थी, क्योंकि उस किताब को पढ़ने की वजह से लोगों के दिल पर उसका काफ़ी गहरा असर हुआ। अपने मुल्क से प्यार की वजह से लोग बाकी दुनिया से लड़ने लगे और पूरी दुनिया जंग का मैदान बन गई। ऐसे में दुनिया को बचाने के लिए उस साइंटिस्ट डॉक्टर ने एक टाइम मशीन बनाई और जिसमें सिर्फ चांद ग्रहण की रात को ही ट्रैवल किया जा सकता है। और मैं वापस आकर हर बार उन लोगों को मार रही हूँ जिनकी वजह से जंगें हुई, ताकि फ्यूचर में होने वाली तबाही को रोक सकूं। थॉमस देखता कि अभी रिया के हाथ पर वो गोली का निशान नहीं है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर 2015 में अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद वो टाइम में वापस आकर 2006 में आएगी, जब थॉमस ने उसके हाथ पर गोली मारी थी, फिर 1997 में, फिर 1988 में, जब थॉमस के हाथों उसकी मौत हो जाएगी। रिया थॉमस को अपना ब्रेसलेट भी दिखाती है जो थॉमस ने अपनी वाइफ को दिया था। थॉमस ये सब देखने के बाद बहुत दुखी हो जाता है कि मैं अपनी नवासी का कातिल हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ही रिया की मौत होगी। और वो रिया को कहता है कि जब तुम 1988 में जाओ तो किसी भी तरह से करके मुझको रोक लेना कि मैं तुम्हें ना मारूं और फिर वापस फ्यूचर में आ जाना। लेकिन रिया उसे समझाती कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ये सफ़र वन साइडेड है। मैं टाइम ट्रैवल करके सिर्फ एक ही बार में टाइम में पीछे जा सकती हूँ, वापस अपने वक्त में नहीं आ सकती। और अब मैं हर 9 साल बाद पीछे पीछे जाकर 1988 में उस राइटर को भी मार दूंगी, ताकि वो उस किताब को ना लिखे जिसकी वजह से जंग हुई। थॉमस ये सारी सच्चाई जानने के बाद काफ़ी दुखी हो जाता है। तब रिया कहती कि आप हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि आज मैं पैदा होगी। और इतना कहने के बाद रिया वहाँ से निकल जाती है और फिर थॉमस हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पर उसकी नवासी पैदा होती है और जिसको थॉमस बहुत प्यार करता है। और रिया 9 साल बाद पीछे जाकर हर उस इंसान को मार देती है जो कि जंग की वजह बने। और आखिर में वो राइटर के पास भी पहुंच जाती है जो कि किताब लिख रहा था, क्योंकि किताब ही जंग की वजह बनी थी, इसलिए वो किताब के मुकम्मल होने से पहले ही राइटर को मार देती है। जिसके बाद हमें फ्यूचर में 2024 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर सारी तबाही वापस मुड़ना शुरू हो जाती है और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है, यानी यहाँ पर जंग कभी हुई नहीं थी। और इस तरह से रिया पूरी दुनिया को बचा लेती है और इस तरह कहानी का अंत हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।